ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पूर्व कंसल्टेंट डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय से हम लगातार इस कार्यक्रम को आपके लिए करते आ रहे हैं और बताते आ रहे हैं कि इस तरह से आपको कोरोना से अपने आप को, अपने परिवार को और इस समाज को बचा के रखना है। और हमें उम्मीद है कि आपने लगातार इसका पालन किया होगा और जितने भी विशेषज्ञ हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, आपने उनकी सलाह जरूर मानी होगी, चाहे वो वैक्सीन की बात हो या फिर और जितने भी तरह के उपाय आपको बताए गए थे उनको पालन करने की बात हो। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर वार्ष्णेय हमारे साथ हैं। जैसा कि आपने अभी सुना, उनसे हम तमाम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप कोरोना के अलावा भी किसी भी बीमारी के बारे में, किसी भी व्याधि के बारे में आप प्रश्न पूछ सकते हैं डॉक्टर वार्ष्णेय से। प्रश्न पूछने के लिए आपको 23421764 नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 23421764 पर फोन करना है। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को फिलहाल कोरोना की स्थिति क्या है देश में उससे अवगत करा देते हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 2338 यानी करीब 2400 के आसपास नए केस सामने आए हैं। 19 लोगों की फिलहाल हालांकि मौत भी हुई है और वहीं करीब 2100 से ज्यादा मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। और देश में जो एक्टिव केस हैं जिनमें कोरोना की मौजूदगी है यानी इलाज करा रहे मरीजों की जो संख्या है वो घट चुकी है, 16,446 हो गई है और रिकवरी रेट जो है वो फिलहाल 98.74% है। ये कोरोना की स्थिति है। केरल में जो है कोरोना सबसे अधिक मामले आ रहे हैं, 815 आए हैं और वहां पे सबसे ज्यादा 13 मौतें भी हुई हैं और राज्य में जो पॉजिटिविटी रेट है हालांकि वो 7.54% दर्ज की गई है। डॉक्टर वार्ष्णेय, देश भर में कोरोना की स्थिति लगभग कंट्रोल में है। पूरी तरह से वैक्सीन लगा के भी और एहतियाती उपाय बरतते हुए हमने इसे कंट्रोल कर लिया है, लेकिन केरल जैसे राज्य में अभी भी थोड़ी डर बनी हुई है। ऐसा क्या कारण हो सकता है जो आप समझते हैं? देखिए, कई जगह ऐसा होता है कि कुछ इम्यूनिटी के फैक्टर भी हो सकते हैं और वैक्सीनेशन या कई जगह तो आप बिल्कुल भी मतलब जो हमारे सुरक्षा के उपाय जरा भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। जी। और बहुत ज्यादा आपस में मिलते जुलते हैं या है तो वो एक इन्फेक्शन से दूसरा इन्फेक्शन फैलने का डर हमेशा बना रहता है। तो वही एक कारण होते हैं। देखिए, इन्फेक्शन फैलने के कोई विशेष वजह से कि कोई वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शायद यही है कि लोग और जगह में शायद थोड़े ज्यादा जागरूक हैं और अभी भी थोड़ा सा जहां पे भी सामाजिक हमारे मिलन हो रहा है किसी भी वजह से वहां थोड़ा ज्यादा सुरक्षा के उपाय अपना रहे हैं और यही चीज एक हो सकती है। बाकी तो ये बात आपकी ठीक है कि और देश के मुकाबले अगर वहां देखा जाए तो थोड़ा सा जो इन्फेक्शन का रेट ज्यादा। जी, हमारे पहले कॉलर जो है वो हमसे जुड़ चुके हैं। वो शायद इस कार्यक्रम का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिहार के पूर्णिया से मोहम्मद मजहर, आइए उनका सवाल सुनते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत में। मजहर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैंने दोनों टीके लगवा लिए हैं जी। और उसके बाद क्या, जैसे बूस्टर डोज का टाइम आता है, अगर बूस्टर डोज से पहले अगर हम अदर कंट्री चले जाते हैं तो इसके लिए कैसे क्या करना पड़ेगा? पहले लगा लेना पड़ेगा कि 9 महीने बाद लगाना पड़ेगा कि वहीं पे जाके लगाना पड़ेगा? जी डॉक्टर वार्ष्णेय। देखिए, जो अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि अगर आपने 2 टीके लगवा लिए तो ये बहुत ही सुखद स्थिति है और जो बूस्टर डोज है अभी जो सेकंड डोज है उसके 9 महीने के बाद अभी अप्रूव हुई है, तो 9 महीने के बाद ही टीका लगेगा। और जहां पे भी आप हैं, अगर देश में कहीं हैं तो आप वो टीका उस जगह लगा सकते हैं, क्योंकि ये कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन होता है और ये पूरे देश में एक ही ऐप होता है जो आपस में जुड़ा हुआ है। जब भी आप अपना जो डाटा उपलब्ध कराएंगे, जो आपका प्रमाण पत्र मिला हुआ है या जो फोन नंबर जिससे आप लिंक्ड हैं, तो उस पर अपने आप ही डाटा आ जाता है और आप देश के किसी भी हिस्से में हो वहां पे ये बूस्टर लगा सकते हैं अगर उस समय आप उसके लिए उपयोग। जी, हमारे अगले श्रोता हैं कुशीनगर से संगम कुमार।
आइए उनकी जिज्ञासा, उनका प्रश्न सुनते हैं। संगम जी, स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार। दो सवाल है, वैक्सीन से जुड़े दोनों सवाल हैं। जी, पहला सवाल है कि ये दोनों वैक्सीन से क्या कोई अलग ये डोज है क्या, ऐसे वैक्सीन है क्या, इससे अलग है? और दूसरा सवाल है कि बच्चों का वैक्सीन क्या हम लोग वैक्सीन से कुछ अलग है क्या? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि दोनों वैक्सीन्स क्या अलग अलग हैं जो लगाई जा रही हैं, और दूसरा सवाल इनका था कि बच्चों की जो वैक्सीन है उसे क्या वयस्क लगा सकते हैं? देखिए, वैक्सीनेशन का जो है ना हमेशा गाइडलाइन दी जाती है। जो जैसे बच्चों में जो बड़ों में वैक्सीन लग रही थी वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लग रही थी, और दोनों ही प्रमाणित वैक्सीन है, और दोनों पे ही काफी अध्ययन के बाद वो भारत सरकार ने रिकमेंड की है। तो लेकिन ये है कि जो भी वैक्सीन आपने लगवाई है, जैसे अगर आपने कोवैक्सीन लगवाई है तो दूसरी डोज और बूस्टर डोज भी उसी की लगेगी, और अगर कोविशील्ड लगवाई है तो सेकंड डोज और बूस्टर डोज भी उसी की लगेगी। जी, जो बच्चों के लिए है वो जो 15 से ऊपर वाले बच्चों के लिए, उसके लिए भारत सरकार ने कोवैक्सीन जो है अप्रूव की थी, और जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं उसके लिए कॉर्बेवैक्स वैक्सीन अप्रूव की गई है। जी, डॉक्टर साहब इनका कहना था कि क्या बच्चों की जो वैक्सीन है वो वयस्क लगा सकते हैं, ऐसा तो कोई गाइडलाइंस नहीं है? नहीं, गाइडलाइन देखिए मेरे बताने से जो अभी जैसे कोवैक्सीन वैक्सीन है वो तो बच्चों में भी लग रही है 15 से ऊपर, वो वयस्क को भी अलाउड है। जो कॉर्बेवैक्स वैक्सीन है जो अभी बच्चों के लिए है वो अभी एडल्ट्स के लिए नहीं भारत सरकार ने गाइडलाइन दी है, तो वो नहीं लग। जी, यही जानना चाहते थे। और जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो अभी बच्चों के लिए अप्रूव नहीं। जी, तो यही हमारे श्रोता जानना चाहते थे। हमें उम्मीद है उनकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। हिमाचल के कुल्लू का रुख करते हैं, वहां से राजू सिंह जी अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। राजू जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार राजू जी। सर मेरे दो प्रश्न है। सर मेरा पहला प्रश्न सर ये है कि सर जो बूस्टर डोज का सर डेटा आ रहा है वो सर काफी कम आ रहा है देश में सर, इसकी वजह है क्या सर? हमको ये भी फी नहीं लगानी चाहिए जो है पब्लिक के जो कि इसमें के लोगों का उत्साह हो जाए? तो सर दूसरी सर ये भी सर तुम्हारे जो स्वास्थ्य मंत्री ने सर बोला है कि टीका लगा के भी आप सर कोविड भी सर पालन करे। तो सर हम देखते हैं कि सर यूरोप और अमेरिका में इतने केसेस बढ़ रहे हैं, तो वैसे उधर तो कोई ऐसे दिक्कत है नहीं। तुम्हारे यहाँ पर अभी भी है इतना सर बड़ा टीका लगा के भी हमने सर सारे हम मापदंड जो है बीट कर दिए हैं। डॉक्टर साहब ये बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं कि बूस्टर डोज लगाने के बाद भी कहा जा रहा है कि आपको कोरोना से संबंधित जितनी भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो लगातार करते रहना है। ऐसे में फिर बूस्टर डोज की क्या आन जरूरत पड़ी, क्या खास जरूरत? देखिए, बिल्कुल बहुत ही इन्होंने अच्छे सवाल पूछे। एक तो ये होता है कि देखिए, चाहे हम जब कोई भी वैक्सीनेशन करते हैं तो हम उस शरीर में उस रोग के प्रति प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं, चाहे वो हमारा वैक्सीनेशन हो या किसी पेशेंट को नेचुरल इन्फेक्शन हो गया। लेकिन ऐसा देखा गया है अध्ययन में कि 6 से 9 महीने के बाद जो एंटीबॉडी बनती है वो कम हो जाती है, तो वो हमें हो सकता है कि फिर री इन्फेक्शन से ना बचा पाए। इसलिए बूस्टर डोज की गाइडलाइन है कि 9 महीने के बाद हम बूस्टर डोज लगाएं, जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता फिर से बढ़ जाए और हमको इन्फेक्शन ना हो। लेकिन कोई भी वैक्सीनेशन, चाहे वो हमारा नेचुरल वैक्सीनेशन है, नेचुरल वैक्सीनेशन का मतलब है कि इन्फेक्शन से जो आपको इम्यूनिटी डेवलप हुई, या जिसको हार्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, या फिर वैक्सीनेशन के द्वारा है, दोनों ही 100% नहीं होती। कुछ लोगों में जो है एंटीबॉडी कम बन पाती हैं, कुछ में जल्दी गायब हो जाती हैं। इसलिए ये है कि अगर हम वैक्सीनेशन के साथ या किसी को पहले भी इन्फेक्शन है, अगर वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते रहेंगे तो उनको फिर री इन्फेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं। इसलिए ये गाइडलाइन इशू की जाती है कि जब तक ये देखिए इन्फेक्शन बना हुआ है, क्योंकि अभी केसेस बहुत कम हो गए हैं, जैसा आपने शुरुआत में ही कहा था, लेकिन पूरी तरीके से कोरोना खत्म नहीं हुआ है। तो वायरस अभी हमारे मतलब बीच में मौजूद है और उससे कुछ ना कुछ केसेस तो हो ही रहे हैं। तो इंस्पाइट ऑफ दैट इतने लोगों को इन्फेक्शन भी हो गया और वैक्सीनेशन भी हो गया। तो अगर ये होता कि जैसे ये सेकंड सुरक्षा हो गई, एक तो हम वैक्सीनेशन कराएं, बहुत ही अच्छी बात है, जो उपयुक्त है उनको
जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कराने चाहिए। लेकिन अगर हम फिर मास्क पहन लेते हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि आप ऑलमोस्ट 100% सुरक्षित हो जाते हैं जी। तो इसलिए ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसको हम बार बार कहते हैं कि भाई अगर मतलब जहां तक पब्लिक प्लेसेज में जा रहे हैं तो जरूर मास्क का उपयोग करें। सामाजिक दूरी बनाए रखना हमारे देश में, इतना बड़ा देश है, इतनी भीड़ है, शायद पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन अपने हाथों की सफाई वो हम जरूर करें। तो अगर ये हम करते रहेंगे तो हम अपने को भी बचा सकते हैं और अपने घर वालों को भी, क्योंकि अगर इन्फेक्शन कोई देखिए बाहर से लेके आता है तो उसके घर के जो मेंबर है वहां तो वो मास्क पहनेंगे नहीं और वो उनको भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसीलिए बार बार भारत सरकार जागरूक कर रही है सबको कि भाई इस स्थिति को हम बिगड़ने ना दें और जितना पॉसिबल हो जल्दी से जल्दी इसको कंट्रोल करें। जी, हमारे अगले श्रोता है बड़ौद से महेश शर्मा। महेश जी स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। जी नमस्कार। बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ है और गर्मी बहुत ज्यादा है। अब ये बताओ हम इस भीड़ में से हम अपनी सुरक्षा कैसे करें? हमने 3 डोज ले लिए हैं मगर सुरक्षा बहुत जरूरी है, बताने कृपा करें। और कोरोना का अंत कब तक होएगा ये जरूर जी डॉक्टर वार्ष्णेय। देखिए तो बहुत ही मतलब अच्छी बात है जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने 3 डोज ले लिए हैं, मतलब दोनों डोज और वैक्सीन और बूस्टर डोज अपना जो है बूस्टर डोज भी ले ली। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, काफी हद तक इन्होंने अपना बचाव कर लिया। फिर भी अगर ज्यादा जरूरी ना हो, मैंने पहले ही कहा कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो जो भीड़ भाड़ इलाके हैं वहां पे जाने से बचें। और अगर वो जाते हैं, बहुत आवश्यक कार्य है, जाते हैं तो फिर अपना मास्क का जरूर उपयोग करें और यही हमारे बचाव है। जहां तक देखिए कब तक ये वायरस खत्म होगा, ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका शायद जवाब भविष्य ही बता पाएगा। बहुत से वायरस देखिए हमारे बीच से गायब हो जाते हैं। जैसे कोरोना की ही हम बात करें तो ये कोरोना पहले जो है 2 बार आ चुका है और ये उसका दूसरा वेरिएंट है। तो 2002 में आया था और फिर 2012 में आया था, वो अपने आप ही उसकी नेचुरल डेथ हो गई थी। परंतु ये वाला वायरस अभी हमारे बीच व्याप्त है और पूरी तरीके से ये समाप्त हो पाएगा या ये एंडेमिक बन जाएगा। एंडेमिक का मतलब है कि जैसे कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड का जैसे वायरस है वो भी कुछ हद तक 10% केस में कोरोना, ह्यूमन कोरोना वायरस होता है या और भी बहुत से वायरस होते हैं, तो हमारे बीच में बने रहते हैं और वो हल्के लक्षण देते रहते हैं। आपको मामूली सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, और उनका जो भयंकर रूप जो हमने पीछे देखा था डेल्टा वाला, जिसमें कि काफी ज्यादा निमोनिया हो गया था, मरीज बहुत सीरियस हो गए थे, वो रूप नहीं आ पाता। वो पूरी तरीके से वायरस जा भी नहीं पाता, लेकिन लोगों को मतलब इससे फिर चिंता की बात नहीं होती, वो बहुत हल्के इन्फेक्शन के साथ समाज के भीतर बना रहता है। तो ये जो इनका सवाल है कि कब जाएगा, ये कहना तो शायद किसी के लिए भी इस समय पॉसिबल नहीं। जी श्रोता, इस समय डॉक्टर वार्ष्णेय हमारे साथ हैं। आप कोरोना से संबंधित या किसी भी तरह की व्याधि से संबंधित सवाल उनसे पूछ सकते हैं। फोन नंबर है 23421764। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना ना भूलें। इस बीच गाजियाबाद के सुभाष जी हमसे जुड़ चुके हैं अपनी जिज्ञासा, अपने सवाल के साथ। सुभाष जी स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, क्या नमस्कार जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? मेरे 2 सवाल हैं। जी कहिए। एक सवाल ये है कि सर ये तीसरी जो डोज लग रही है बूस्टर डोज, सर इसका कोई टाइम पीरियड है तो वो कितना कवर करेगी टाइम एक बार लगने के बाद? फिर क्या सर भारत सरकार के द्वारा कोई चौथा टीका के संबंध में कोई विचार किया जा रहा है या नहीं? डॉक्टर साहब ये जी डॉक्टर साहब बहुत व्यावहारिक सवाल है इनका। हाँ, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने किया कि जो बूस्टर डोज है वो हमें कब तक प्रोटेक्शन देगी। जी तो देखिए ये मैं अभी बताऊं कि ये लगातार स्टडी चलती रहती है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी जो हमारे इस पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं तो वो लगातार जो रिसर्च करते रहते हैं और कुछ रिसर्च ग्रुप होता है, कुछ हेल्दी इंडिविजुअल को जिनमें होता है, उनमें टीकाकरण की स्थिति के साथ वो देखते रहते हैं कि कब तक एंटीबॉडी बनी रहती है और किस पीरियड में कम होती है। उसी के हिसाब से ये जो है रिकमेंडेशन आते हैं। काफी देखिए जो वैक्सीनेशन है वो अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। कुछ वैक्सीन हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है, कुछ लंबे समय तक देती हैं और कुछ बहुत ही शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी देती है। यहाँ मैं एक चीज जैसे इनको उन्होंने एक सवाल उठाया
तो मैं ये कहूंगा कि जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, क्योंकि लगभग इससे कुछ हद तक मिलता जुलता है, वो भी सर्दी जुकाम बुखार करता है, उसका हर साल टीकाकरण कराना जरूरी होता है जी। और वो हर साल एक नया बैच जो है हमारा अक्टूबर नवंबर में आता है, और जिन लोगों को भी वो टीकाकरण हम रिकमेंड करते हैं उन्हें हर साल लेना होता है। तो इस तरीके से अभी कोविड के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये बूस्टर डोज के बाद हमें चौथी डोज की भी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, और कितने अगर पड़ेगी तो कितने अंतराल के बाद पड़ेगी। ये रिसर्च लगातार चलती रहेंगी और धीरे धीरे नई नई गाइडलाइंस इस पे आती रहेंगी। जी। दिल्ली से ताहिर अपने सवाल के साथ, अपनी जिज्ञासा के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ताहिर जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आपने कहा किसी तरह का सवाल पूछने, मैंने पहले भी पूछा था डॉक्टर साहब ना। जी कहिए। मैं रीढ़ की हड्डी में ऊपर से गिर गया था। हाँ। रीढ़ की हड्डी टूट गई मेरी और ऑपरेशन हुआ, ठीक हो गया, लेकिन कुछ लैट्रिन और पेशाब की जगह सुन है, जिसकी वजह से मुझे लैट्रिन कब आना है, पेशाब कब आना है, पता ही नहीं चल पाता है। और जब पेशाब का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, रात में डैपर बांधता हूँ जैसे, तो वो अपने आप, और वैसे मैं पेशाब को 2-2, 3-3 घंटे बाद जाता हूँ, तो पीछे हिप पे लैट्रिन की जगह जब घूं से हाथ मारता हूँ तब पेशाब उतरता है लैट्रिन में। जी। और आप क्या जानना चाहते हैं ताहिर जी? हेलो, शायद इनका फोन कट गया डॉक्टर साहब। इनको देखिए, अब दुर्भाग्य से इनको जो है चोट लग गई रीढ़ की हड्डी में और ऑपरेट हुए हैं, लेकिन जो वहाँ की नर्व्स हैं वो कुछ नर्व्स इनकी डैमेज हो गई हैं। हाँ जी। इसकी वजह से इनको लैट्रिन और उसमें पेशाब करने में परेशानी हो रही है। तो ये किसी भी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को वहाँ पे दिखा लें, जो भी होते हैं बड़े से अस्पताल में, वो कुछ आवश्यक जांच करके ये बता सकते हैं कि कितनी नर्व्स, कौन कौन सी नर्व डैमेज हो गई। अगर उनके लिए हम कुछ दवाइयां भी दे सकते हैं, कुछ फिजियोथेरेपी वगैरह भी इनमें होती हैं, उनसे भी जो है कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो ये किसी भी बड़े अस्पताल में अपना एक बार चेक जरूर करो। जी। डॉक्टर साहब, तीसरी और चौथी और दूसरी और तीसरी जो लहर आई थी, उसमें कोरोना के काफी सारे जो पेशेंट्स थे वो सामने आए थे। ऐसे में अब कोरोना के बाद में जिन पेशेंट्स को, जिन मरीजों को आप देख रहे हैं, क्या उनमें ज्यादातर पेशेंट ऐसे हैं जो कोरोना के बाद या कोरोना होने के बाद इस तरह की अलग अलग तरह की बीमारियों से पीड़ित हुए हैं? हाँ, देखिए, काफी जो डेल्टा वेव आई थी उसके बाद जो है काफी लोगों में लंबे समय तक जो है कुछ लक्षण रहते हैं, जिसको हमने लॉन्ग कोविड बोला था, पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोला था, जिसमें के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी थे। कई बार जो है उनको चक्कर आते थे, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही थी, हार्ट की जो रेट है उसमें वेरिएबिलिटी आ रही थी, कई बार मानसिक तनाव हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी, कुछ लोगों में पार्शियल जैसे सुनाई देने में भी परेशानी हुई थी, कुछ लोगों में लंबे समय तक जो है उनका स्वाद भी चला गया था या सूंघने की शक्ति चली गई थी। लेकिन ज्यादातर कुछ लोगों में आंखों से देखने में भी परेशानी आई थी, परंतु ज्यादातर केस जो है वो 3 से 6 महीने में रिकवर कर गए थे। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग आईसीयू में थे वो कई बार लंबे समय तक मानसिक तनाव में ग्रसित रहे थे और चलते रहे। तो अगर उनमें इस तरीके की समस्या है, या कई लोगों में जैसे सांस की प्रॉब्लम है, अगर जिन्होंने बहुत ज्यादा लंग डैमेज हो गया, लंग की फाइब्रोसिस हो गई, उनको जो है सांस लेने में हमेशा ही प्रॉब्लम रही, तो उनको कुछ तो एंटी फाइब्रोटिक दवाइयां दी गई, कुछ फिजियोथेरेपी भी एडवाइस की, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है उनके लंग के फंक्शन पूरी तरीके से रिकवर ना हो। मैं यही कहता हूं कि अगर लॉन्ग कोविड के कोई भी सिम्टम है तो वो एक बार अपने जो भी नजदीक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे जाके अपने डॉक्टरों से सलाह ले लें। उनकी आवश्यक जांच करने के बाद ये पता लग सकता है कि ये जो उनके ऑर्गन है, चाहे वो लंग्स हो, हार्ट हो या और ऑर्गन है, वो परमानेंट डैमेज तो नहीं हो गए, या रिकवरी हो सकती है। तो बहुत से केसों में इलाज संभव है, लेकिन जिनको परेशानी है उन्हें एक बार जरूर अपने डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। जी। गाजियाबाद कॉलोनी से मोहम्मद यामीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यामीन जी हमारे नियमित श्रोता हैं, क्या जानना चाहते हैं यामीन जी? सर नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी यामीन जी नमस्कार। जानना चाहता था, जैसे कि कुछ लोग जो डेल्टा की चपेट में आ गए थे, फिर वो ठीक हो गए हैं, लेकिन उनको पहले डायबिटीज नहीं थी, अब भी उनको डायबिटीज आ रही है, तो ये क्या चलती रहेगी या
कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगी? जी, डॉक्टर वार्ष्णेय, बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने कहा कि देखिए कुछ लोगों में न्यू डायबिटीज डेवलप हुई कोविड के बाद। उसके 2-3 कारण रहे। कई लोगों में तो क्या होता है कि देखिए प्री डायबिटीज की स्टेज में वो पहले थे, कहने का मतलब है वो टेस्ट उन्होंने नहीं कराया था, वो नॉर्मल भी नहीं थे, लेकिन उनके शुगर लेवल थोड़े हाई रहते थे, लेकिन वो डायबिटीज लेवल में नहीं। जब उनको इतना स्ट्रेस पड़ा, बीमारी का स्ट्रेस पड़ा, मानसिक स्ट्रेस पड़ा, तो और उनके खान पीन में भी खराबी हो गई, प्लस जो वो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते थे वो भी बंद हो गई। तो जो या कई बार हम लोगों ने भी स्टेरॉइड दवाइयों का यूज किया, या लोगों ने कई बार उन दवाइयों का मिस यूज भी किया। तो ये बहुत से कारण रहे। कई बार ये देखा गया कि वायरल से जो है जो इंसुलिन वाली सेल है वो भी डैमेज हुई। तो कई कारण हैं जिनमें लोगों में डायबिटीज डेवलप हुई है, लेकिन ज्यादातर केस में जब उन्होंने फिर से अपनी डाइट कंट्रोल किया और फिर से जो है वो अपनी एक्सरसाइज का शेड्यूल किया, और तो वो अपना नॉर्मल आ गए हैं। कुछ लोगों में परमानेंट डायबिटीज भी डेवलप हुई है, उसके लिए फिर उनको आवश्यक दवाएं लेने की जरूरत है। जी, हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से धर्मवीर जी। आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि देखा जा रहा है कि पिछली डेल्टा में एक केस ऐसा हुआ था कि पेशेंट को कोरोना हो गया, कोरोना होने के बाद उसको हार्ट अटैक होने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। सिर्फ इस कारण से कि उसने एक टेलीफोन किया घर में पता चला कि उसकी वाइफ को भी कोरोना की प्रॉब्लम आ गई है, वो आईसीयू में भर्ती है, उसी समय उसकी डेथ हो गई। तो ये क्या डेथ का कारण क्या हम उसको हार्ट अटैक माने या कोई और कारण माने कि कोरोना की वजह से? समझ नहीं आया कि वो क्या ऐसा कारण हुआ कि एक ही फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक्सपायर हो। नहीं, देखिए ये बात है कि कोरोना में भी जो है कई बार जो है हार्ट की मसल्स जो है वो अफेक्टेड हो गई थी, जिसमें कार्डियोमायोपैथी हम बोलते थे। और उसमें कार्डियोमायोपैथी में कई बार जो है हार्ट इरेगुलरली बीट कर सकता है, तो सडन कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो सकता है, या कई बार जो है क्लॉटिंग वगैरह भी उस समय देखी गई थी, लंग्स वगैरह में भी क्लॉटिंग हो जाती थी। तो ये एक बीमारी डेफिनेटली जो कोरोना थी वो एक इन्फ्लामेटरी बीमारी थी, जिसमें कि हमारा ब्लड जो है क्लॉटिंग भी ज्यादा कर रहा था, इन्फ्लामेशन भी ज्यादा था, और उसमें हार्ट की मसल्स भी अफेक्टेड हुई। तो कुछ केसेस में ये हो सकता है। बाकी ये इंसिडेंटल हो सकता है कि भाई देखिए आपने किसी को फोन किया, लेकिन जो बीमारी है वो आपके शरीर में है, तो उसकी वजह से मैं ये कहूंगा कि फोन किया या जानकारी की उससे तो नहीं हार्ट अटैक होगा। हाँ, बीमारी ऑलरेडी थी, और वही चांस वाली बात है कि जब आप उस समय कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो आप फोन कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो या वॉशरूम गए हैं, उस समय ही सडन आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाए, ये पॉसिबल हो सकता है। जी डॉक्टर, कोरोना के दौरान में हम अक्सर लंग इन्फेक्शंस की बात कर रहे थे। लंग इन्फेक्शंस के और क्या क्या कारण ऐसे हो सकते हैं जिनका अब खास ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, लंग इन्फेक्शन तो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन जो हमारा बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, फंगल से होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, बहुत बड़े कारण होते हैं। और जो वायरस भी बहुत तरीके के होते हैं, कोरोना एक वायरस है, तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी जो कुछ चीजें हैं जो हमेशा हम कहते हैं कि भाई एक तो धूम्रपान ना करें। धूम्रपान हमारे लंग्स को सबसे ज्यादा डैमेज करता है, और जहाँ पे पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, कोशिश करें कि उस समय अगर आप वहां पे ना निकले, क्योंकि वो भी हमारे जैसे, एक तो स्मोकिंग क्या होता है, डायरेक्ट स्मोकिंग होती है, जैसे आप खुद स्मोकिंग कर रहे हैं। दूसरे पैसिव स्मोकिंग होती है कि आपके बगल में बैठा हुआ कोई स्मोक कर रहा है, वो धुआं भी आपके भीतर जाता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए महिलाएं होती हैं, कई जगह चूल्हे जलाती हैं, गोबर जलाती हैं, कंडे जलाती हैं, तो वो भी स्मोकिंग जाता है। तो बहुत से कारण लंग्स के में डैमेज कर सकते हैं, तो इन सब से हमें बचना चाहिए। दूसरे, लगातार जो लंग्स की एक्सरसाइज है, जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, अगर वो हम करें तो अपने जनरल स्वास्थ्य को, चाहे वो लंग्स की मसल हो, हमारी हार्ट की मसल हो, या कोई भी मसल है, तो योगा इसमें बहुत बड़ा हेल्प करता है। और जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी है, कम से कम आधा घंटे से 40 मिनट तक ब्रिस्क वॉकिंग है, या जो और भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, वो करें। अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा भोजन लें। अच्छा भोजन का मतलब है जिसमें प्रोटीन्स होनी चाहिए, दूध, दही, पनीर, और ये सब चीजें हमारी प्रोटीन है। अगर जो मांसाहारी लोग हैं वो मांसाहारी अच्छा स्वस्थ तरीके से पकाया हो वो ले सकते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां और फल, ये हमारे जो है विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं।
और खासतौर से जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, अमरूद हो गया, कीवी हो गया, जो खट्टी चीजें होती है, मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया, तो ये सिट्रस फ्रूट, इनमें विटामिन सी होता है, तो ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो अगर हम अच्छा खान पान रखेंगे, अच्छा जो है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखेंगे, योगा रखेंगे, लंग्स की एक्सरसाइज करते रहेंगे और धूम्रपान से बचेंगे और जो पॉल्यूटेड जगह है वहां से जाने से बचेंगे, तो हम अपने लंग्स के स्वास्थ्य को भी अच्छा कर सकते हैं, बाकी शरीर के स्वास्थ्य को भी अच्छा कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आमतौर पर हम जब बॉडी चेकअप कराते हैं तो लगभग शरीर के कई हिस्सों का चेकअप कराते हैं, टेस्ट कराते हैं। क्या ऐसे में हमें अपने लंग्स का टेस्ट कराने की भी जरूरत पड़नी चाहिए क्या? देखिए, लंग्स के टेस्ट जो है वो डॉक्टर लोग बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। कोई इसमें बात, सबसे बड़ा तो ये होता है कि हम जो डॉक्टर आपका टेस्ट एग्जामिनेशन करता है उसी से पता लग जाता है। दूसरे, अगर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही। तीसरा बहुत सिंपल होता है, और जैसे हमने अभी बहुत सुना होगा आप लोगों ने, ऑक्सीजन लेवल, जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, वो एक थोड़ी देर में ही आप उंगली पे लगाते हैं, और अगर उसमें ऑक्सीजन लेवल आपका जो है वो नॉर्मल जो लेवल है सामान्य, वो 95 से 100 के बीच में होता है, ज्यादातर केस में 98। अगर वो ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है और आपको किसी तरीके की सांस लेने की तकलीफ नहीं, तो इसका माने आपके लंग्स स्वस्थ। जी, तो हमें इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक बात, आम बात लोगों के मन में या एक बसी हुई है कि क्या कोरोना, हमने कार्यक्रम के शुरू में भी बात की थी, क्या कोरोना इसी तरह से चलता रहेगा, तो हमें और क्या क्या खास सावधानियों की बरतने की जरूरत है? जैसे अभी भी हमने देखा है कि क्या व्यक्ति अभी भी डबल मास्किंग कर रहे हैं। क्या डबल मास्किंग इतनी अभी भी जरूरी है? देखिए, मतलब कोरोना के केसेज काफी कम हो गए हैं, और जहां तक देखिए, अगर आपने वैक्सीनेशन पूरी तरीके से करा लिया तो काफी हद तक तो आप सुरक्षित हैं। और सिंगल मास्क जो है, अगर अच्छा कोई भी है तो वो आप पहन के अगर रहेंगे और भीड़ वाले इलाकों में, तो मेरे ख्याल में उससे काफी सुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि वायरस जो है अभी हल्का पड़ गया और ये एक तरीके से मतलब एंडेमिक वाली स्टेज की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जहाँ पे ये हल्का वायरस रहेगा हमारे समाज में, और हल्के सिम्टम, क्योंकि जितने भी आप पेशेंट आ रहे हैं उनमें हल्के सर्दी, खांसी, जुकाम या हल्का मामूली बुखार या गले में खराश आ रही है, और ज्यादातर केस 3 से 5 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि देखिए, बीमारी अभी पूरी तरीके से गई नहीं है, तो जब तक, जैसे शुरू का ही डिक्टम है कि भाई सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, जी, तो हमें सावधान रहना है, और सावधान रहने का तरीका यही है कि हम जो भी है, कुछ लोगों में शायद अभी भी हालांकि इम्यूनाइजेशन हमारे इसमें बहुत अच्छी तरीके से हुआ, और जिस ग्रुप में भी सरकार ने उपलब्ध कराया सब में हुआ, बच्चों में भी टीकाकरण बड़ा अच्छा चल रहा है, तो टीकाकरण जरूर कराएं। जिनको बूस्टर डोज के लिए उपयुक्त है वो जरूर कराएं। अगर बहुत भीड़ वाले इलाके से अभी बच कर रहें, जरूरी जाना हो तो मास्क पहने और नियमित अच्छा जीवन जिए। धूम्रपान, एल्कोहल, इन सब चीजों से अपना बचाव करें, नियमित एक्सरसाइज करें। तो ये सब चीज अगर हम करते रहेंगे तो हम अपने को अच्छी तरीके से न केवल कोरोना बल्कि और भी बीमारियों से बचा सकते। डॉक्टर वाश ने इतने खूबसूरत संदेश देने के लिए और तमाम जिज्ञासाएं हमारे श्रोताओं को शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल रात 9:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विशेषज्ञ के साथ। इजाजत दीजिए मुझे, नवीन को। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पूर्व कंसल्टेंट डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।